अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, बेहतरीन होंगे। आई एम मोहम्मद फैसल, योर फिजिक्स टीचर एंड यू आर ऑल वेलकम टू फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री यूट्यूब चैनल। बेटा मैं आपके लिए लाया हूँ नाइन्थ क्लास की फिजिक्स। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 जो कि होने वाला है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पर। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी, कोई बड़े वाली नहीं, कि अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखें। विदाउट नोटबुक सामने ना बैठे, आप अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखें। जो भी मेन 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 पॉइंट्स डिस्कस हों, आपको लगे कि ये चीज आपको नहीं पता थी, आपने उसको नोट डाउन जरूर करना है। पता भी है तो उसको एटलीस्ट नोट करें। लेक्चर नंबर 1 हेडिंग देकर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की सीरीज का लेक्चर नंबर 1। फिर देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है इसकी सीरीज के कितने लेक्चर हमारे पास बनने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पर होने वाला है। बेटा पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके लिए, क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए फिजिक्स एक नया सब्जेक्ट बन के आया है, तो आपको समझना होगा कि फिजिक्स बेसिकली है क्या। उसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे जाते हैं। आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं दो प्रॉपर्टीज जो है वो दो क्वांटिटीज के बारे में, जिनमें हम एक को मैटर बोलते हैं और एक को एनर्जी बोलते हैं। इन दोनों चीजों के बारे में आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो हम इसी को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आपकी यादाश्त को दोबारा जो है वो पेज पर लाना होगा, इस जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह बाकायदा इस चीज को क्लियर करते हैं बिल्कुल कि मैटर एनर्जी का रिलेशन वगैरह क्या है, समझकर फिर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की तरफ आते हैं। तो जहन में रखिए कि फिजिक्स की जब भी बात आए तो आपके जहन में उसी टाइम पर घंटी बजनी चाहिए, टन टन। क्या घंटी? कि भाई फिजिक्स जो है वो हमें बात करके देगी तीन चीजों पर। किन किन चीजों पर? पहली जो चीज है जिसके बारे में ये बताएगी हमें वो है मैटर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज भाइयों और बहनों, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है एनर्जी। बेटा मैटर और एनर्जी के बारे में फिजिक्स बताने वाली है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज इन दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन। तीसरी चीज इन दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन। तीसरी चीज इन दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन। किन दोनों का भाई? इन्हीं दोनों का जिनकी बात हो रही है, मैटर और एनर्जी। इन दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन। तीन चीजों पर बात करेगी फिजिक्स। इन तीन चीजों पर ही जब भी फिजिक्स का जिक्र होगा, फिजिक्स कुछ ना कुछ हमें बताएगी, तो वो इन तीन चीजों पर ही बात करी होगी। वो बताएगी, फिजिक्स बताएगी हमें कि मैटर क्या है। फिजिक्स हमें एम्पावर करेगी, फिजिक्स हमें क्लियर आउट करवाएगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी इन अवर लाइफ। एनर्जी है क्या, एनर्जी की प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है, कौन कौन सी फॉर्म में मिलेगी, एक फॉर्म में मिल गई दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। सब कुछ फिजिक्स डिस्कस करके देगी हमें। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? वो है द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इन तीन चीजों पर बात करती है फिजिक्स। तो आप समझ गए कि इन तीन चीजों पर बात होने वाली है फिजिक्स के अंदर, मैटर, एनर्जी और इन दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो अब सबसे पहले हम पिक आउट करते हैं मैटर, जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। तो भाई मैटर है क्या? मैटर को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो किस तरह से डिफाइन करते हैं? आप ध्यान में रखिए कि मैटर अगर कोई चीज है तो उसके मैटर होने के लिए उसमें दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे सर कौन सी दो प्रॉपर्टीज? भाई एक प्रॉपर्टी क्या हो? एक प्रॉपर्टी ये हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये मैटर है कि नहीं है, वो स्पेस कवर करती हो बहुत ज्यादा या थोड़ी, लेकिन स्पेस कवर करती हो। थोड़ी हो या ज्यादा हो इससे कोई सरोकार नहीं है हमें, लेकिन स्पेस कवर करती हो। उसके बाद उसका कुछ ना कुछ मास हो। थोड़ा है, ठीक है, मास तो है। बहुत ज्यादा है तो भी मास है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर स्पेस कवर करती हो और मास रखती हो तो बेटा वो मैटर की कैटेगरी के अंदर आएगी। अगर आपको कहीं कोई ऐसी चीज जिसके बारे में बताया जाता है, आपको कोई ऐसा पार्टिकल जिसके बारे में बताया जाता है और आपको कहा जाता है कि भाई ये मैटर पार्टिकल नहीं है और ये जो है वो रेस्ट मास नहीं रखता, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उस सेंस में आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये मटीरियल पार्टिकल नहीं है, ये मैटर नहीं है। तो वो मैटर नहीं है तो वो क्या होगा? वो कुछ और होगा, वो एनर्जी वगैरह बनकर बिहेव कर रहा होगा। लेकिन वहां पर भी एनर्जी और मैटर का बड़ा रिलेशन होगा। जहां वो एनर्जी वर्कआउट करेगी, वो मैटर के फॉर्म में मास जनरेट करना शुरू कर देगी। जहां मास है, मास वर्कआउट करेगा, मूव करेगा, तो वो एनर्जी शिफ्ट करना शुरू कर देगा।
एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त सा इंटरेक्शन है। इस पर आते हैं। मैटर क्या है, सबसे पहले हम मैटर को चेकआउट कर लें। तो जब भी कोई पूछे आपसे मैटर के बारे में, तो अपने ध्यान में रखना है कि मैटर की दो प्रॉपर्टीज, ये क्या करता है, स्पेस कवर करता है। जब भी इसको हम रखें कहीं पर तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ले लेगा। दूसरी चीज इसकी क्या है, मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब ज्यादा है या थोड़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ मास होगा जरूर, कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। अगर ये दोनों चीजें हैं किसी मैटर के अंदर, तो ऑब्वियसली वो मैटर ही है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर किसी चीज के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, हम बोलेंगे मैटर है। ठीक है, तो फिर हम मैटर को डिफाइन किस तरह से करते हैं। मैटर को अगर डिफाइन करना हो प्रॉपर्ली, तो हम इसी तरह से डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने दो प्रॉपर्टीज जिसकी बात की ना, उन्हीं को लेकर हम इसको डिफाइन आउट कर देंगे। हम कह देंगे, कोई हमसे पूछे कि जनाब मैटर क्या है, तो हम बताएंगे कि एनीथिंग which occupies a space and has mass is called matter। हर वो चीज जो स्पेस कवर करती हो, जगह रखती हो, और उसका कुछ ना कुछ मास हो, मास भी हो, जगह भी घेरती हो, तो वो मैटर है। ये मैटर की डेफिनेशन है। नोट कीजिएगा लाजमी इसको। आई होप सो कि आपको आती होगी, फिर भी नोट कर लें, रिवाइज कर लें इसको, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, रिवीजन हो जाएगा। आपने मैटर को नोट कर लिया। मैटर की डेफिनेशन क्या है, स्पेस कवर करे कोई भी चीज, और अगर वो मास रखती है, स्पेस कवर करती है, तो वो मैटर है। ठीक है, मैटर की काइंड्स होती हैं आगे, सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें, सॉलिड काइंड में मिलता है, उसकी लिक्विड काइंड होती है, और उसकी गैस वाली फॉर्म भी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह जो है, इसमें हमें मैटर मिलता है। मैटर के स्टेट्स हैं। जब भी हमें मैटर मिलेगा, या सॉलिड में मिलेगा, या लिक्विड में मिलेगा, या गैस में मिलेगा। तो फिजिक्स मैटर के बारे में बताती है, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। फिजिक्स बताती है कि भाई ये मैटर अगर सॉलिड है तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अगर लिक्विड है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, गैस है तो अगर तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सॉलिड, आपको सॉलिड में मिला मैटर, तो सॉलिड से अगर लिक्विड में आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप इसकी हालत को चेंज करना चाहते हैं सॉलिड से लिक्विड में, तो क्या करवाना पड़ेगा, क्या क्या होगा, तभी जाके ये मैटर सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। या लिक्विड से अगर आप गैस में, या फिर गैस से आप दोबारा रिवर्स करके आप सॉलिड में आना चाहते हैं, तो क्या क्या वर्कआउट करवाना पड़ेगा, इसको क्या होगा, किस तरह से एनर्जी इसके साथ डील करेगी कि मैटर जो है वो अपनी हालत को चेंज कर लेगा। तो ये सारी चीजें, प्रॉपर्टीज हमें मैटर की कौन बताता है, फिजिक्स बताती है। मैटर के बारे में बताती है फिजिक्स हमें कि जो कोई फला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बड़े जबरदस्त तरीके से पास होती है। तो क्यों पास होती है, इसके अंदर ऐसा क्या है। और दूसरी साइड पर कोई ऑब्जेक्ट देखें जिनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। तो इंसुलेटर्स वाली अगर हम कैटेगरी देखें, तो वो ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो फिजिक्स हमें एम्पावर करती है कि हम इसके बारे में जानें, हम समझें। फिजिक्स हमें इन्फॉर्म करती है कि भाई इस मटेरियल के अंदर ऐसा क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इसमें से करंट पास नहीं होता, और इस मटेरियल के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इसमें से करंट पास होता है। फिजिक्स हमें बताती है कि कौन सा मैटर किस तरह से, किस वक्त कैसा बिहेव करने वाला है, कैसा बिहेव करने वाला है। कोई मैटर बहुत ज्यादा हार्ड है, तो भाई इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है कि ये इतना हार्ड है। कोई मैटर इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो ये क्यों सॉफ्ट है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। मतलब मैटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को फिजिक्स ने डिस्कस करना है। एक मैटर के अंदर इलास्टिसिटी है, ये पकड़ के खींचो उसको तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें ज्यादा फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन उनकी लेंथ वगैरह में इजाफा नहीं होगा। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स की क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से ये इस तरह से बिहेव करते हैं, इसके बारे में हमें कौन बताएगी, फिजिक्स। तो ये तो हो गया मैटर। उसके बाद सेकंड चीज हमने क्या देखनी है इसके अंदर बेटा, सेकंड चीज है एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, अगेन मैं पूछूं कि एनर्जी क्या है, तो आई होप सो ये भी टर्म ऐसी है जिसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा याद दिला दूं कि एनर्जी जो होती है बेटा, बेसिकली आप ध्यान में रखें, एनर्जी किसी बॉडी के अंदर होगी तभी वो काम कर पाएगी। अगर किसी मशीन के अंदर एनर्जी है तो वर्क कर पाएगी, अगर उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो वो वर्क नहीं कर पाएगी। वैसे तो बेसिकली ये एग्जांपल जो है ना, वो फिजिक्स पे फिट नहीं होती,
कि हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह की डिस्कशन करते हैं फिजिक्स के अंदर एनर्जी के साथ। मैं आपको एग्जांपल सिंपल सी दे रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आप समझें बात को। देखिए बेटा, इंसान जो है वो खाता पीता है, तो वो भी एनर्जी बनकर उसके अंदर स्टोर होता है। अगर हम 2 दिन खाना ना खाएं किसी बीमारी की वजह से, हमारी तबीयत सेट नहीं है, तबीयत नासाज है, तो खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, हमने 2 दिन खाना नहीं खाया अच्छे से, तो क्या होगा? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आप उठ के खड़े होना भी आपके लिए, चेयर पे बैठना, चेयर से उठ के खड़े होना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी आपको इस काम में। तो चलना तो वैसे ही फिर उससे क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। और कोई काम करना या किसी हैवी चीज़ को उठाना, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, वो काम जो आप डेली बेसिस पर परफॉर्म करते थे, लेकिन अब आपके पास एनर्जी इतनी नहीं है बॉडी के अंदर, तो वही काम आपसे आज नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज़ आपके पास एनर्जी मौजूद ही नहीं है इतनी क्वांटिटी में। इसी तरह से बिल्कुल हमारे ऑल अराउंड डिवाइसेस काम करती हैं, मैटर काम करता है। वही मैटर वर्क परफॉर्म कर पाता है जिसके पास एनर्जी होती है। डिपेंड करता है हमने उस मैटर को किस तरीके से डिजाइन किया, या हमें वो मैटर किस हालत में मिला है, अब हम उसको कौन सी एनर्जी दें ताकि हम उसमें से वर्कआउट कर सकें। तो एनर्जी क्या होती है? बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। क्या आप कह दें द एबिलिटी, या आप कैपेबिलिटी बोल दें, आप कैपेसिटी बोल दें। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे एनर्जी को? हम कह देंगे द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब ज्यादा करे या कम करे, बट जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्कआउट करेगी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। भाई, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। इट मींस हमें मशीन से जितना काम लेना हो, हमें उतनी उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हमें उतनी उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जिस तरह हम डिफरेंट जानवर पालते हैं, उनसे डिफरेंट काम लिया जाता है, भाई हम उनको खुराक देंगे, वो खाएं पिएंगे तो हमारे लिए कुछ काम कर पाएंगे ना, परफॉर्म कर पाएंगे। पुराने जमाने में इंजन वगैरह नहीं होते थे, तो लोग जानवरों पे सफर किया करते थे। अब एक ऊंट है जिसके ऊपर सफर करके जाना है, लेकिन भाई उस जान उसको 4 दिन जो है ना वो आपने खाना ही नहीं दिया, उसने कुछ खाया पिया ही नहीं। जब खाया पिया नहीं तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो काम कैसे करेगा? अब थोड़ी देर के लिए समझ लें कि सपोज करें वो ऊंट जो है ना वो आपके लिए एक मशीन के तौर पर काम कर रहा है। आज के ज़माने में आपके पास कार वगैरह है, तो जिस तरह से आप ऊंट को चारा देते थे, आपको कार को फ्यूल देना पड़ेगा। वो कार की खुराक है, वो इंजन की खुराक है, उसको आप फ्यूल देंगे। फ्यूल लेने के बाद वो मैटर बाकायदा वर्क परफॉर्म करेगा, विदाउट फ्यूल नहीं करेगा। तो भाई आप जितना फ्यूल देंगे उतना ही वर्क करेगा। अब ये तो नहीं है कि आप 1 लीटर जो है ना वो पेट्रोल डालकर आप कहें कि भाई गाड़ी जो है ना वो 100 किलोमीटर का फासला तय कर ले या 400 किलोमीटर का फासला तय कर दे। इम्पॉसिबल। भाई जितना वर्क करवाना है उतनी एनर्जी की नीड है, आप उतनी एनर्जी देंगे, फिर आपको उतना वर्क करके देगा वो डिवाइस, वो मशीन, वो ऑब्जेक्ट जिससे आप काम ले रहे हैं। तो याद रखिए, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज नथिंग, जस्ट एबिलिटी टू डू सम वर्क बाय अ बॉडी। वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी है, कितना वर्क की। ये हो गई एनर्जी। आप समझ गए अच्छे से। मैटर और एनर्जी का बाद में आ गया म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन जो मैटर और एनर्जी का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और फिजिक्स में हम बड़े बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज समझ लें, मैटर विदाउट एनर्जी बेटा काम करने के मामले में बिल्कुल बेकार है। मैटर है भाई, स्पेस कवर की हुई है, ये बड़ा मैटर है, स्पेस कवर की हुई है, और और उसके पास अपना मास भी है। मैटर ने स्पेस कवर की है, मास भी है, लेकिन वो बेकार है बिल्कुल अगर उसके पास एनर्जी नहीं। अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क परफॉर्म करने के सिनेरियो में अगर आप देखें तो वो मैटर वर्क करने के मामले में बिल्कुल बेकार है। बाकी हाँ, वो मैटर है। इट मींस किसी भी मैटर ने अगर काम करना है तो उसको एनर्जी एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी उसकी बुनियादी जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी खुराक है उसकी, वो एनर्जी लेगा तो आपको वर्कआउट करके देगा मैटर, अदरवाइज वर्कआउट नहीं करके देना, अदरवाइज वर्कआउट नहीं करके देना आप। तो कोई भी मैटर है उसको एनर्जी की नीड होती है। मैटर विदाउट एनर्जी वर्क के मामले में बिल्कुल बेकार है। पॉइंट जहन में रख लें। आप देख लें कि सूरज है, सन ले लें आप, चले हमारे सोलर सिस्टम में सन का कितना बड़ा रोल है। मैं अगर कहूं कि सन का मास बहुत ज्यादा है तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा मास है, तकरीबन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg मास है सन का। बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा मास है, तो भाई उसने स्पेस भी बहुत बड़ी कवर की है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी अब स्पेस कवर की हुई है। अब अगर उसके पास ये जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी और जो लाइट एनर्जी वगैरह, ये हम शाइन करता है सारा दिन और सदियों से करता आ रहा है, जब से कायनात शुरू हुई तब से कर रहा है, और जब तक कायनात चलेगी तब तक ये अपना काम अल्लाह ताला के हुक्म से जारी और सारी रखेगा। डेली बेसिस पर इतनी एनर्जी फेंकता है, डेली बेसिस पर इतनी एनर्जी फेंकता है, तो यही तो इंपॉर्टेंस है ना उसकी। अगर वो एनर्जी देना बंद कर दे, एनर्जी देना बंद कर दे, उसके पास एनर्जी रही ना, तो बताएं क्या सूरज की, सन की वो वैल्यू रह जाएगी हमारी लाइफ में? लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, लाइफ रहेगी नहीं, बचेगी नहीं, हम उस स्पेक्ट पे जा ही नहीं रहे। मैं जस्ट आपको जो है ना वो एम्पावर कर रहा हूँ कि आप सोचें, समझें कि मैटर विदाउट एनर्जी जो है ना वो काम के मामले में बेकार है। उसके पास एनर्जी है, इसीलिए वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है। सूरज है, आता है, शाइन होती है, लाइट होती है, धूप निकलती है, रोशनी हो जाती है, और जब गुरूब हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता। समझ गए बात? कार का इंजन, जब तक उसके पास फ्यूल है तो उसके पास एनर्जी है, वो कार को वर्क करवाता है। आप खाली जो है ना वो इंजन जिसमें फ्यूल ना हो, फ्यूल के बगैर, विदाउट फ्यूल आप इंजन को बोलें कि भाई आप कार चलाओ, इंजन चला देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे वो 10 साल से 20 साल से यही काम कर रहा हो कि वो रोजाना उस कार को ड्राइव करता हो, रोजाना उस कार को ड्राइव करवाता हो, रोजाना कार को चलाता हो, कार को एनर्जी देता हो, फोर्स देता हो, लेकिन भाईजान उसे वो काम करने के लिए, कौन सा काम, कार को चलाने के लिए, वो काम करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत है। उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो बेकार है, वो इंजन इंजन ही नहीं है। मैं आपको बोलूं भाई मेरे पास एक इंजन पड़ा हुआ है, एक कार का इंजन पड़ा हुआ है, कार का ट्रेन का इंजन पड़ा हुआ है एक कार का क्या, ट्रेन का इंजन पड़ा हुआ, लेकिन भाई वो चलाएगा नहीं ट्रेन को, तो क्या आप मुझसे खरीदेंगे? आप नॉर्मल सी कीमत में भी नहीं खरीदेंगे। उसके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट है कि कोई दुनिया का कोई मैकेनिक उसको बना ही नहीं सकता, मतलब अब वो ट्रेन चलाने के काबिल रहा ही नहीं, तो फिर वो इंजन इंजन रहा ही नहीं। तो मैटर की जब वर्क के एस्पेक्ट में हम वैल्यू देखते हैं, तो बेटा वो वैल्यू कौन बनाता है? वो वैल्यू हमेशा एनर्जी बनाता है, हमेशा एनर्जी बनाती है। मैटर की वैल्यू कौन बनाता है? हमेशा एनर्जी बनाती है, काम के मामले में। अदरवाइज दूसरी प्रॉपर्टीज तो उसकी हैं, लेकिन काम के मामले में एनर्जी बनाती है। मेरे हाथ में बॉल हो और सामने गिलास विंडो है, मैं क्या करूं, मतलब बॉल चाह रही है कि भाई मैं इस गिलास विंडो को तोड़ दूं, तो बॉल इस विंडो को देख रही है कि भाई मैं आ रही हूँ और तोड़ रही हूँ, तो मुझे बताएं क्या ये बॉल काम कर सकती है? क्या ये बॉल जाकर खुद विंडो को तोड़ सकती है? इम्पॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास इस काम को करने की, काम चाहे उल्टा हो रहा है, खराब हो रहा है, कौन सा अच्छा काम हो रहा है भाई, विंडो तोड़ने की बात हो रही है, बट अगर इस काम को परफॉर्म करने की इसके पास एनर्जी है ही नहीं तो कैसे करेगी? अगर मेरे हाथ में बॉल है, मैं क्या करूं, मैं उसको थ्रो करूं इस तरह से विंडो की तरफ, तो जैसे ही मैं थ्रो करूंगा तो स्पीड से जाती हुई वो जाके ब्रेक कर देगी गिलास विंडो को। अब क्या हुआ, इसको एनर्जी चाहिए थी, मैं एनर्जेटिक सोर्स था यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इस बॉल को अपनी एनर्जी यूटिलाइज करवाई, मैंने इसको वर्क करवाया, बेसिकली वो एनर्जी बन के इसके अंदर स्टोर हो गया, और बॉल मूव करती गई, इसके अंदर एनर्जी आती गई। तो जब तक वो गिलास विंडो के पास जाके पास पहुंची और गिलास विंडो के साथ टकराई, स्ट्राइक किया, उस टाइम तक बॉल के अंदर इतनी इनफ एनर्जी आ चुकी थी कि वो उस गिलास विंडो को ब्रेक कर पाती, और उसने कर दिया। तो याद रखें कि मैटर वर्क के मामले में बेकार है अगर एनर्जी उसके पास नहीं है। तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन है मैटर और एनर्जी, म्यूचुअल इंटरेक्शन है मैटर और एनर्जी का, इसी के बारे में फिजिक्स हमें बताती है। तो आप समझ गए अच्छी तरह से मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और इनका आपस में बाहमी रिलेशन, इनका आपस में बाहमी ताल्लुक क्या है, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बेटा फिजिक्स के अंदर। आई होप से यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। चलें ठीक है, अब हम फिजिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। आपने चीजें नोट कर ली होंगी आई होप सो। अगर नहीं नोट की तो आप वीडियो को पॉज करें और आराम से अपना टाइम ले समझ के इसको नोट कर लें। कुछ ज्यादा है तो नहीं, मैटर और एनर्जी की डेफिनेशन थी नोट करने के लिए, आई होप कि आपने नोट कर ली होगी। अच्छा, तो इसके बाद अब हम आते हैं बाकायदा कि हमने फिजिक्स को डिफाइन किस तरह से करना, कि हमने फिजिक्स को डिफाइन किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स निकला कहां से? फिजिक्स जो वर्ड है ये
ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड फिजिकोस से। किससे निकला है? ग्रीक वर्ड फिजिकोस से। फिजिक्स इज ड्राइव, फिजिक्स जो लफ्ज है ना, फिजिक्स लफ्ज, फिजिक्स PHYSICS, फिजिक्स लफ्ज, ये लफ्ज किससे निकला है? ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से, कौन से वर्ड से? फिजिकोस में से निकला है। और इसकी मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? विच मीन्स द नॉलेज ऑफ नेचर। फिजिक्स लफ्ज किस में से निकला है? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फिजिकोस में से। और वो जो फिजिकोस वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है, उसका मायना क्या है? उसकी मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर। तो यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि फिजिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है। ये ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्कस करती है। ये हमें बताती है कि किस तरह कायनात चल रही है, कायनात का निजाम किस तरह से चल रहा है, किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, जमीन के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है तो कैसे हो रही है, फॉसिल फ्यूल वगैरह किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, सारा किस तरह से है, अंदर मिनरल्स वगैरह जो जमीन के अंदर है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, डायमंड कोल वगैरह जमीन के पेट में अगर बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है, हमारी आबो हवा के अंदर डिफरेंट ऑक्सीजन वगैरह हैं तो वो क्या काम करती हैं, कैसे डेवलप होती हैं, किस तरह से वर्कआउट करती हैं, हमें क्या बेनिफिट है उसके, हमारी लाइफ में क्या जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, वर्कआउट करती हैं तो किस तरह से करती हैं, वगैरह 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 सब कुछ। ब्यूटी ऑफ नेचर तो है। तो फिजिक्स का काम ही नेचर की खूबसूरती को डिस्कस करना है। तो यहां से आप समझ गए होंगे फिजिक्स वर्ड फिजिकोस में से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जहन में रखना है आपने। और इस फिजिकोस की मीनिंग क्या होती है? नॉलेज ऑफ नेचर। तो इसका मतलब फिजिक्स की मीनिंग क्या बनेगी? मतलब नेचर के बारे में बहसो मुबाहिसा, स्टडी ऑफ द नेचर, नेचर को समझना, नेचर को पढ़ना, जैसे कि डिफरेंट जो है फेनोमिनाज और प्रोसेस को समझने की, जानने की कोशिश करना, इसी को हम फिजिक्स कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब कैसे डिफाइन करेंगे हम? मैटर एनर्जी, मैटर एनर्जी और उसका इंटरेक्शन, दोनों का इंटरेक्शन, यही तो फिजिक्स है। अब हम डिफाइन करते हैं उसको प्रॉपरली। हम कहेंगे फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties of matter and energy and the mutual interaction मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बड़ा जबरदस्त बनाती है फिजिक्स को, वो क्या है? म्यूचुअल इंटरेक्शन, मैटर और एनर्जी का म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम, इन दोनों का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो बात तो इन पे हो चुकी डिटेल में। तो भाई अब उन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए मैंने पहले आपको समझाया, आपको अच्छे समझ आ रही होगी भाई हाँ ठीक है फिजिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज, एनर्जी की प्रॉपर्टीज और इन दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब मैंने जो बात की थी कि नॉलेज ऑफ नेचर या ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्कस करती है, स्टडी ऑफ नेचर है फिजिक्स, उसको हम किस फेनोमेना में किन वर्ड्स के अंदर हम उनको डिस्क्राइब करेंगे, उसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। हम फिजिक्स को थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बेटा हम फिजिक्स को डिफाइन करेंगे, हम यूं कहते हैं कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। फिजिक्स इज दैट branch of science which observes the nature। यहीं पे मैं लिखता हूं ताकि इसको एक हिस्सा समझ के ना हम डील कर पाए। ऑब्जर्व्स द नेचर, ऑब्जर्व्स द नेचर जहन में रखें। फिर ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेगी? रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली
and conclude with the experiment. ये है फिजिक्स में। एक और डेफिनेशन, वो जो ब्यूटी ऑफ नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर की बात हो रही है, उस एक्सपेक्ट में अगर आप जाएं तो आप पूछेंगे सर हम फिर उस गेटअप में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे फिजिक्स को? तो बच्चों इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों जहन में रखें कि फिजिक्स क्या करती है। फिजिक्स बहुत ही जबरदस्त किस्म की नॉलेज देती है हमें नेचर के बारे में। फिजिक्स क्या करती है? सबसे पहले ऑब्जर्व करती है नेचर को। पहला काम क्या है इसका? टू ऑब्जर्व द नेचर। जब नेचर को ऑब्जर्व कर लिया तो फिर दूसरा काम, मैथमेटिकली जो चीज ऑब्जर्व की है उससे रिलेटेड कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस की मदद से मैथमेटिकली उस चीज को रिप्रेजेंट कर देती है, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती है। न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बताया। न्यूटन ने बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर मास रखते हो तो दोनों के दरमियान एक फोर्स पाई जाती है, इंटरेक्शन की, अट्रैक्शन की फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया न्यूटन ने। तो बेटा उसने खाली आपको ये बताया नहीं, न्यूटन ने, उन्होंने सिर्फ आपको ये नहीं बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स है दो मैटर के दरमियान, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करके क्या किया, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मैटर्स के दरमियान उसको बाकायदा कैलकुलेट करके बताया। आज हम उन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए सूरज और जमीन के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनती है उसको भी कैलकुलेट करते हैं आराम से। डिफरेंट प्लैनेट्स के दरमियान अगर हमें उनका मास पता है तो हम आराम से कैलकुलेट करते हैं। दो बॉडीज हैं, एक 50 kg की, एक 40 kg की, तो उन दोनों को हमने इतने डिस्टेंस पे रख दिया, 1 मीटर या 2 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, तो भाई उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हम फॉर्मूला लगा के आराम से कैलकुलेट करते हैं। भाई वो फार्मूला, वो सेट ऑफ इक्वेशंस जो वहां पे काम कर रही होती हैं, जिनकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं, वो किसने दी? वो न्यूटन ने दी। तो यहाँ से समझ गया ना कि फिजिक्स सबसे पहले क्या करती है, नेचर को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया, सही है। उसके बाद वो जो ऑब्जर्वेशन थी उसको मैथमेटिकली कुछ डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस की मदद से मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देती है, हमें डिफरेंट इक्वेशंस दे देती है उससे रिलेटेड। हम फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर वो मास रखता है हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा। तो भाई वो फोर्स कितनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, हमें न्यूटन ने उसकी इक्वेशन दे दी, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। ये इक्वेशन आ गई ना। किसी भी मास वाली बॉडी पर फोर्स लगे, अनबैलेंस फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन आ जाती है। तो भाई अब कितने मास वाली बॉडी पर कितनी फोर्स लगाई जाए, कितनी एक्सेलरेशन आए, तो इस तरह का एक कुलिया, एक फार्मूला भी हमें दे दिया फिजिक्स ने उस ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई फोर्स लगी और ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ गई, सपोज करें अनबैलेंस फोर्स थी वो, तो क्या हुआ, जो भी गेटअप बना इसमें, उसमें से उसने मैथमेटिकल फॉर्म रिप्रेजेंट करके हमें कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस के जरिए हमें ये सिंपल सी इक्वेशन दे दी। फिजिक्स का ये बेहतरीन काम है, नेचर को ऑब्जर्व करके उसको डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस की मदद से मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर देना। और फाइनली क्या है, वही जो साइंस की ब्यूटी है कि बाद में जो भी ऑब्जर्वेशन थी जिसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी किया, उस ऑब्जर्वेशन को और मैथमेटिकल उन इक्वेशंस को एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कंक्लूड भी कर देना, एक्सपेरिमेंट की मदद से कंक्लूड कर देना। ये है बेटा फिजिक्स का बेसिक काम। आपने नोट कर लिया, इस चीज को भी नोट कर लें। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की बात आए तो ज्यादा कोई डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, समझ तो गए होंगे। सिर्फ ये नोट कर लें, यही काफी है। फिजिक्स कहाँ से आया, फिजिक्स की दो डिफरेंट डेफिनेशंस आप इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 लेकर हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दुआओं में याद रखिए। और हाँ, एक बात याद रखें, अगर आप चाहते हैं अपनी स्टडी को सुपर फास्ट करना तो देर न करिए, जुड़ जाइए फास्ट इंस्टीट्यूट के साथ। अल्लाह हाफिज।